हेलो एवरीवन, दोबारा से लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए बाजीगर सीरीज। ये है पार्ट 2, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का। मैं आशा करता हूँ अपने पार्ट 1 पूरी तरीके से देख लिया होगा, क्योंकि अब पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। जो हमने पार्ट 1 में लास्ट टॉपिक किया था उसका नेक्स्ट टॉपिक ये है ना। अभी तक अगर आपको पसंद आया हो लाइक करिएगा, जुड़े रहिएगा। यहाँ पर हम पूरा 10th का सारा सिलेबस कवर करेंगे। इसी चैनल पे आपको मैथ्स भी मिल जाएगी, साइंस भी मिल जाएगी, एसएसटी भी मिल जाएगी, कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। सारा सिलेबस हम कवर करेंगे और बाद में क्वेश्चंस भी करवाएंगे। आपसे बस ये चाहते हैं कि आप जुड़े रहिए एंड तक। ठीक है, ये है हमारा सेकंड सेकंड पार्ट इस चैप्टर का। ठीक है, चैप्टर क्या है? राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हम कहा पढ़ रहे हैं अभी? द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। कैसे जो मॉडर्न स्टेट्स हैं जर्मनी और इटली, वो कैसे वजूद में आई, कैसे वो एग्जिस्ट करती हैं आज। जैसे हमने देखा, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि जर्मनी जो था पहले टाइम पर, वो कितने, जर्मनी जो था पहले कितने स्टेट्स में था? 39 स्टेट्स में बटा हुआ था। ठीक है, तो ये मॉडर्न स्टेट जो आज हम जर्मनी देखते हैं, मॉडर्न स्टेट ऑफ जर्मनी, कंट्री जर्मनी, नेशन जो है जर्मनी, वो कैसे बना, कैसे अस्तित्व में आया वो, है ना। या फिर इटली, ये सब कैसे कैसे बने इटली आखिर। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे नेशनलिज्म आफ्टर 1848। हमने पढ़ा था कि 1848 में बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए थे, है ना। 3 रेवोल्यूशन हमने मेन मेन पढ़े थे। कौन कौन से? लिबरल रेवोल्यूशन हमने एक पढ़ा था, याद है? तो लिबरल रेवोल्यूशन के साथ क्या हुआ था कि लिबरल रेवोल्यूशन फेल हो गया था। क्यों हुआ था फेल? क्योंकि लिबरल रेवोल्यूशन को जो लीड कर रहे थे वो कौन थे? मिडिल क्लास लोग। और जो लिबरल रेवोल्यूशन में लोग थे वो कौन थे? वर्कर क्लास और पेजेंट्स, किसान, है ना, जो लोअर क्लास लोग थे। तो अब जो लिबरल लोग थे, उन जो मिडिल क्लास थे, वो कुछ और मांग रहे थे। वो क्या मांग रहे थे? वो मांग रहे थे डेमोक्रेसी, बेटर, क्या कहते हैं, रिपब्लिकन आइडियाज, वो इस सबको पुश कर रहे थे। मगर जो वर्कर्स और जो पेजेंट्स थे वो क्या मांग रहे थे? वो मांग रहे थे अपने लिए बेटर लिविंग कंडीशन। अब क्योंकि इस अपराइजिंग में जो 1848 की ये जो अपराइजिंग है, लिबरल रेवोल्यूशन जिसको कहते हैं, क्योंकि दो ग्रुप्स थे और दोनों ग्रुप्स कुछ ना कुछ और मांग रहे थे, तो इसलिए ये रेवोल्यूशन जो था फेल हो गया। जब ये रेवोल्यूशन फेल हुआ तो लोगों को समझ में आया कि जो नेशनलिस्ट आइडियाज है, नेशनलिस्ट आइडियाज आइडियाज जो है ना, वो अडॉप्ट कर लेने चाहिए। किसको? कंजर्वेटिव्स को। जो कंजर्वेटिव्स थे उनको ये लगने लगा था कि जो नेशनलिज्म है ये बड़ी अच्छी चीज है हमारी पावर को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, अभी तक जो नेशनलिज्म था, याद रख लेना इस क्रोनोलॉजी को, नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ किससे? लिबरलिज्म से। मगर उसको अडॉप्ट कर लिया नेशनलिज्म को किसने? कंजर्वेटिज्म ने, है ना। क्यों कर लिया? क्योंकि कंजर्वेटिज्म, जो कंजर्वेटिव लोग, कौन लोग थे? राजा, राजा या फिर राजा के जो सपोर्टर्स थे, है ना, जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड जो सिस्टम था उसको सपोर्ट करने वाले लोग। उनको ये लगता था कि जो ये नेशनलिज्म है ये हमारे काम आ सकता है। इसको अपोज करने के बजाय क्यों ना जो लोग नेशनलिज्म में बिलीव करते हैं हम उनको अडॉप्ट ही कर दें ना, हम खुद नेशनलिस्ट क्यों ना बन जाए। तो धीरे धीरे तुम देखोगे कि नेशनलिज्म जो है ये एसोसिएट होने लगा किससे? कंजर्वेटिज्म से। ठीक है, शिफ्ट फ्रॉम डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशंस टू कंजर्वेटिव लीडरशिप। जो नेशनलिज्म था पहले क्या होता था, नेशनलिस्ट आइडियाज जब बढ़ते थे, फ्रांस में जब नेशनलिस्ट आइडिया था तो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी आ गई, है ना। उन लोगों ने मोनार्की खत्म कर दी। अब क्या हुआ? उल्टा हो गया। नेशनलिज्म किसकी तरफ चला गया? कंजर्वेटिव लीडरशिप की तरफ, है ना। बल्कि डेमोक्रेसी के बजाय किधर? कंजर्वेटिव लीडर्स की तरफ। रोल ऑफ वॉर एंड डिप्लोमेसी, चेंज इन नेचर ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का नेचर ही बदल गया 1848 जब ये रेवोल्यूशन फेल हुआ। इसके बाद आफ्टर 1948 नेशनलिज्म मूव्ड अवे फ्रॉम डेमोक्रेसी यूज्ड बाय कंजर्वेटिव्स टू स्ट्रेंथ स्टेट पावर, यूनिफिकेशन लेड बाय मोनार्कीज, आर्मीज एंड ब्यूरोक्रेसी। अब बातें हुई किस चीज की? यूनिफिकेशन की, है ना। यूनिफिकेशन किन चीजों की? जहां पर सेम कल्चर है, सेम लैंग्वेज है, सेम एथनिसिटी है। बात हुई उसको यूनाइट करने की। सबसे पहला क्या? जर्मनी, उसके अलावा इटली। बात हुई किस चीज की? बात हुई कि इन जगहों को यूनाइट होकर एक कंट्री बनाया जाए, है ना। पहले आवाज किसने उठाई? लिबरल्स ने। मगर जब लिबरल्स का काम नहीं चला तो कंजर्वेटिव्स ने कहा हम बनाएंगे। ठीक है, लिबरल कंजर्वेटिव्स जो थे इनके पास क्या था? मोनार्कीज थी, राजा थे, महाराजा थे, उसके अलावा ड्यूक्स थे, लॉर्ड्स थे, है ना, एरिस्टोक्रेट्स थे। उसके अलावा आर्मीज थी और ब्यूरोक्रेसी थी। इसके बाद क्या है? जर्मनी। जर्मनी में मैंने तुम लोगों को बताया था जर्मनी कितने स्टेट्स में था? 39 स्टेट्स में बटा हुआ था। ये सब स्टेट्स का मतलब ये नहीं है कि एक सिंगल गवर्नमेंट है और स्टेट्स है, नहीं। स्टेट्स का मतलब है कि जर्मनी जो था उस वो एक कोई जर्मनी जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, बल्कि 39 डिफरेंट कंट्रीज एग्जिस्ट करती थी पूरे इलाके में। Nationalist feelings strong among middle class. Liberal attempt at unification failed in 1848. Leadership passed to Prussia. अब इन 39 स्टेट्स में से, इन 39 स्टेट्स में से, जो स्टेट्स यहां पर बात हो रही है अलग देश, अलग राज्य,
हर राज्य को एक स्टेट कहा गया है, ठीक है। अब इन 39 स्टेट्स में तुम देख लो, जो सबसे बड़ी स्टेट है वो कौन सी है? प्रशिया। जो सबसे बड़ी सबसे ताकतवर स्टेट थी वो कौन सी थी? प्रशिया। प्रशिया के पास क्या था? प्रशिया के पास थी आर्मी, प्रशिया के पास थी ब्यूरोक्रेसी, प्रशिया के पास थी इकोनॉमी। आर्मी मतलब ताकतवर फौज, ब्यूरोक्रेसी मतलब ताकतवर ऑफिसर, है ना, स्टेबल ऑफिसर्स। उसके अलावा इकोनॉमी, ताकतवर इकोनॉमी उनकी थी। तो इसलिए उन्होंने लीड किया किसको? यूनिफिकेशन प्रोसेस को। उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, इसको जोड़ के एक पूरा बड़ा जर्मनी बनाएंगे। प्रशिया के जो लीडर्स थे ये एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव लोग थे, है ना, कंजर्वेटिव लोग थे, ये लिबरल नहीं थे, कंजर्वेटिव लोग थे ये लोग। ये डेमोक्रेसी की बात नहीं करते थे, ये कहते थे कि राजवंश रहना चाहिए, डायनेस्टीज रहनी चाहिए, किंग्स होने चाहिए, चर्च की पावर होनी चाहिए, है ना, ये मानते थे ये। डोमिनेटेड बाय लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी। उसके अलावा लैंड ओनिंग, जो जमींदार थे उस जगह के, जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उसको वो जो थे स्टैब्लिश थे कहां पर? प्रशिया में, है ना। प्रशिया तुम बिल्कुल समझो जो एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव सोसाइटी थी उस टाइम की, ठीक है। मेन चीज जो लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी थी उसको क्या कहा जाता था? जंकर्स। याद कर लेना, बाद में रिवीजन भी करवाएंगे इस चीज का। जंकर्स कौन थे? जो लैंड ओनिंग एलिट्स थे, कहाँ के? प्रशिया के, उनको क्या कहते थे? जंकर्स, ठीक है। अब यहां पर एंट्री होती है एक नए इंसान की, क्या नाम है उसका? ऑटो वॉन बिस्मार्क, ठीक है। इस पे क्वेश्चन जरूर जरूर आता है। ऑटो वॉन बिस्मार्क, द आयरन चांसलर, चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रशिया। मैंने बताया था कि प्रशिया जो है क्या है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट राज्य है पूरे जर्मन स्टेट्स में से, ठीक है। इनका जो यहाँ पर एक किंग होता था और एक प्राइम मिनिस्टर होता था। जो प्राइम मिनिस्टर होता था वो देश को संभालने के काम करता था किंग के अंडर में, है ना। किंग भी होता था मगर एक प्राइम मिनिस्टर या चांसलर भी यहाँ पर होता था, ठीक है। तो ये कौन है? ऑटो वन बिस्मार्क है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर था प्रशिया का, पूरी तरीके से डिवोटेड था ये किंग के लिए अपने, और एक एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव इंसान था, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करता था। और क्या कहता था कि जर्मनी को यूनाइट होना चाहिए अंडर अ कंजर्वेटिव रूल, ठीक है। बिलीव्ड यूनिफिकेशन थ्रू ब्लड एंड आयरन। कहता था कि यूनिफिकेशन कैसे होगा? ब्लड से और आयरन से, ठीक है, लोहा और खून। यूज्ड डिप्लोमेसी, उसने डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया। डिप्लोमेसी मतलब चालाकी, चतुराई, दोस्ती, है ना। उसके अलावा वॉर्स ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, 3 वॉर्स इन 7 years। उसने कई सारी जो है, वैसे 3 तो मेजर वॉर्स है, बहुत सारी वॉर्स लड़ी अपने टाइम पर ऑटो वन बिस्मार्क ने। कौन कौन सी मेन थी? डेनमार्क की, ऑस्ट्रिया की और फ्रांस की। ऑल एंडेड इन प्रशियन विक्ट्री। ये सारी जो है प्रशिया ने जंग जीती और यूनाइट कर लिया पूरे जर्मनी को, है ना। फिर से बताया था, प्रशिया जो है सबसे बड़ी स्टेट है जर्मन स्टेट्स की, है ना, और बहुत सारी छोटी छोटी स्टेट्स है। प्रशिया में कौन आया? ऑटो वन बिस्मार्क। ऑटो वन बिस्मार्क ने क्या किया? हमला करके दोस्ती से, चतुराई से पूरे जर्मनी को यूनाइट कर लिया, सारी छोटी छोटी स्टेट्स पे कब्जा कर लिया। और कुछ स्टेट्स जिन पर फ्रांस का कब्जा था, कुछ जगह जहां पर फ्रांस का या फिर ऑस्ट्रिया का कब्जा था, वो भी वापस ले ली। और बनाया क्या? बड़ा जर्मन एम्पायर, ठीक है। प्रोक्लेमेशन ऑफ जर्मन एम्पायर। प्रोक्लेमेशन मतलब ऐलान कर देना। उसने ऐलान कर दिया कि अब ये क्या बन गया है? एक जर्मन एम्पायर बन गया है ना। अब ये वो नहीं रहा जो छोटी छोटी स्टेट्स होती थी और एक बहुत सारे किंगडम्स होते हैं, अब ये पूरा मिला के जर्मन एम्पायर हमने बना लिया है। किंग विलियम द फर्स्ट ऑफ प्रशिया डिक्लेयर्ड जर्मन एम्पर। उस टाइम प्रशिया के किंग कौन थे? प्रशिया के किंग थे विलियम द फर्स्ट। अब वो क्या बन गए? एम्पर ऑफ जर्मनी, है ना। किंग थे वो इसके प्रशिया के। प्राइम मिनिस्टर कौन था? ऑटो वन बिस्मार्क। उसने सारी जंगें जीती, सारा जो है देश को यूनाइट करके किंग विलियम को क्या बना दिया? एम्पर बना दिया। कहाँ का? प्रशिया का। सेरेमनी कहाँ पे हुई थी? हॉल ऑफ मिरर्स, वर्साई। बाद कंप्लीशन ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, इसके बाद जर्मनी जो था यूनाइट हो गया। ये है यूनिफिकेशन के बाद का मैप जर्मनी का, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। इम्पैक्ट क्या था जर्मन यूनिफिकेशन का? स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड स्टेट, रिफॉर्म्स इन करेंसी, बैंकिंग, लीगल सिस्टम, प्रशियन डोमिनेंस इन न्यू जर्मनी। हुआ क्या? जब प्रशियन ने सारे जगहों पे कब्जा करके नया जर्मन एम्पायर बनाया, सब लोगों को जो है यूनाइट किया, तो इसका फायदा कहता है कि एक बहुत ताकतवर नई जर्मन स्टेट बन के सामने आई, है ना। एक बहुत ताकतवर जर्मन एम्पायर बन के दुनिया के सामने आया, जिसकी स्ट्रॉन्ग करेंसी थी, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी थी, स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, और क्या था? लीगल सिस्टम था, बैंकिंग थी, ये सब उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग था। इसमें एक चीज देखने वाली है कि प्रशिया, क्योंकि प्रशिया ने कॉन्कर किया था, तो प्रशिया के जो लोग थे वो डोमिनेट कर रहे थे इस जर्मन एम्पायर को, ठीक है। अब आते हैं इटली पे। ये तो बन गया जर्मन एम्पायर, अब आते हैं इटली कैसे बना, ठीक है। इटली बैकग्राउंड। इटली पॉलिटिकली फ्रैगमेंटेड,
ठीक है, इटली का ये देखो मैप लगा हुआ है। इटली पहले कैसा था यूनिफिकेशन से पहले? ऐसा छोटी छोटी छोटी, एक स्टेट एक स्टेट एक स्टेट एक स्टेट 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 स्टेट, है ना? कितनी छोटी 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 बहुत सारी स्टेट्स थी, 7 मेजर स्टेट्स थी। इनमें से जो 7 स्टेट्स है ना, इनमें कोई भी यानी इनमें से 6 पर नॉन इटालियंस राज करते थे। 7 में से 6 पर नॉन इटालियंस राज करते थे। सिर्फ 7 में से एक स्टेट पर एक इटालियन गवर्नमेंट थी। वो कौन सा था? सार्डिनिया पाइडमाउंट, है ना? सार्डिनिया पाइडमाउंट के अलावा सारी स्टेट्स जो हैं वो नॉन इटालियन लोगों के कब्जे में थे, और यहाँ पर इटालियन बोलने वाले लोग रहते थे, इटालियन कल्चर के लोग रहते थे, मगर राज कौन करता था? नॉन इटालियन लोग। ठीक है, 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, मेजर स्टेट्स में, और सिर्फ सार्डिनिया पाइडमाउंट था। ऑस्ट्रियन कंट्रोल इन द नॉर्थ, अगर तुम नॉर्थ में देखो तो ऑस्ट्रिया का कंट्रोल है इधर साइड ना, ऑस्ट्रिया का कंट्रोल, ऑस्ट्रिया जो एम्पायर था उस टाइम पे उसका कंट्रोल था। प्रॉब्लम्स इन इटली 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 अब तुम्हें क्या लग रहा है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी? मैंने बताया 7 स्टेट है, 7 7 डिफरेंट डिफरेंट राज है, उन सातों में से 6 पर तो नॉन इटालियंस है, इटालियन है ही नहीं बंदा, कोई और बंदा राज कर रहा है ना? तो ये तो एक प्रॉब्लम है, नॉन इटालियंस, फॉरेन रूल, फॉरेनर्स जो है वो राज कर रहे हैं। उसके अलावा रीजनल डिविजन, है ना? अलग अलग इलाके बटे हुए हैं सबके। उसके अलावा नो कॉमन इटालियन लैंग्वेज, हाई लिटरेसी, नो कॉमन इटालियन लैंग्वेज, सब जगह सब अपनी अपनी कुछ अलग लैंग्वेज चला रहे हैं, सबकी अलग लैंग्वेज है, तो ये एक प्रॉब्लम थी। उसके अलावा इलिटरेसी बहुत ज्यादा थी, पढ़ाई पे ज्यादा फोकस नहीं हो रहा था। एंट्री होती है किसकी? गुसेप मजीनी की। गुसेप मजीनी पहले बताया था, गुसेप मजीनी, ठीक है, गुसेप मजीनी की एंट्री होती है। अर्ली इटालियन नेशनलिस्ट फाउंडेड यंग इटली एंड वांटेड यूनिफाइड इटालियन रिपब्लिक, रेवोल्यूशनरी मेथड्स फेल्ड। ये क्या चाहता था गुसेप मजीनी? कि एक नया इटली नाम का कंट्री बने, उसमें सारे इटालियंस लोग हों और राज कौन करे? इटालियंस ही करे, है ना? इससे वो चाह रहा था कि इससे क्या बन जाए? ये बन जाए, बाद में बन भी गया रियूनिफिकेशन के बाद। रोल ऑफ सार्डिनिया पाइडमाउंट, अब सार्डिनिया पाइडमाउंट एक ही जो स्टेट है इन सब में से, उस वो क्या थी? इटालियंस रूल करते थे। तो सार्डिनिया पाइडमाउंट ने कहा कि भाई ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो है पूरे इटली को यूनाइट करें, एक सिंगल इटालियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो सार्डिनिया पाइडमाउंट लेड रियूनिफिकेशन आफ्टर 1848। 1848 में जब यूनिफिकेशन फेल हो गया, लिबरल रेवोल्यूशन फेल हो गया, तो इन्होंने कहा हम इटली को यूनाइट करेंगे, है ना? जैसे ऑटोवन बिस्मार्क ने उसको यूनाइट किया जर्मनी को, इन्होंने कहा हम इटली को यूनाइट करेंगे। कैसे हुआ इटली यूनाइट? इटली में उस टाइम ये सार्डिनिया पाइडमाउंट है, इस पर राज सार्डिनिया पाइडमाउंट, तुम इस मैप में देख सकते हो सार्डिनिया पाइडमाउंट कहाँ पे है। सार्डिनिया पाइडमाउंट, इस पर राज कौन करता था? किंग विक्टर इमानुएल द सेकेंड, है ना? ये राज करता था उस पर, और बिकेम सेंटर ऑफ इटालियन रीयूनिफिकेशन। ठीक है, इन्होंने ही कहा कि भाई हमें पूरा इटली को यूनाइट करना पड़ेगा अंडर अस। ठीक है, काउंट केवर, ठीक है, काउंट केवर कौन था? ये बेसिकली एक ऑटो, जैसे ऑटोमन बिस्मार्क था उसके लिए, जर्मनी के लिए, वैसे ही वो इनके लिए था, इटली के लिए। ठीक है, वैसे तो किंग जो है वो मेन हेड तो किंग है, मगर ये किंग के ऑफिसर्स होते थे जो किंग के ज्यादातर काम करते थे, जो चालाक और समझदार लोग होते थे। ठीक है, तो काउंट केवॉर, चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया पाइडमाउंट, स्किल्ड डिप्लोमैट, नॉट अ रेवोल्यूशनरी, यूज्ड अलायंसेस एंड वॉरफेयर, सेम ऑटोवन बिस्मार्क की तरह इसने भी अलायंसेस का इस्तेमाल किया, वॉरफेयर का इस्तेमाल किया, डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया, चालाकी चतुराई और ताकत का इस्तेमाल किया, किस चीज के लिए? दूसरी स्टेट्स पर कब्जा करके नया बड़ा इटली एक कंट्री बनाने के लिए। ठीक है, डिफीट ऑफ ऑस्ट्रिया, मैंने बताया कि जो नॉर्थ में इटली के किसका कब्जा था? ऑस्ट्रिया का कब्जा था, तो इन्होंने ऑस्ट्रिया पे हमला किया, ऑस्ट्रिया के जिन इलाकों पे कब्जा था ना इटली के इलाकों पे, वो इन्होंने वापस छीने, डिफीट हुई ऑस्ट्रिया की। अलायंस विद फ्रांस, फ्रांस से इन लोगों ने अलायंस बना लिया। ऑस्ट्रिया डिफीटेड, नॉर्दर्न इटली लिबरेटेड, जो नॉर्थ का इटली था जिस पर ऑस्ट्रिया का कब्जा था, वो इन्होंने वापस छीन लिया ऑस्ट्रिया से। ठीक है, और इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन रीयूनिफिकेशन, जो मेन था ये कि नॉर्दर्न इटली इन्होंने वापस छीन लिया ऑस्ट्रिया, और सार्डिनिया पाइडमाउंट ने बना लिया, और कहा कि अब ये नया इटली बनने वाला है। ठीक है, गुसिप गरीबल्डी एक दूसरा कैरेक्टर है, गुसिप गरीबल्डी। ठीक है, मजीनी में कंफ्यूज मत हो जाना, गुसिप गरीबल्डी कौन था? मास लीडर एंड फ्रीडम फाइटर, एक मास लीडर था। मास लीडर मतलब लोगों को जमा करने की इसके अंदर पावर थी, और ये बहुत अच्छी आर्मी को लीड करना इसको आता था। ठीक है, इसने गुसेप गरीबल्डी ये भी बिलीव करता था कि हमें इटली को यूनाइट करना है एक फ्लैग के अंदर, एक कंट्री के अंदर। ठीक है, तो इसने क्या किया? बहुत सारे अपने सारे लोगों को जमा किया, स्पीचेस दी, लोगों से कहा कि देखो इटली को जो है यूनाइट होना चाहिए, एक कंट्री के अंदर होना चाहिए, है ना? मास लीडर एंड फ्रीडम फाइटर लेड एक्सपीडिशन ऑफ द 1000
वॉलंटियर्स कॉल्ड, इसके वॉलंटियर्स को कहा क्या कहा जाता था? रेड शर्ट्स। याद कर लेना फिल इन द ब्लैंक्स में, ये टिक द करेक्ट में आया था कि गिउसेप गैरिबल्डी के वॉलंटियर्स को क्या 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 कहा जाता था? रेड शर्ट्स, रेड शर्ट्स कहता था उनको। ठीक है। गैरिबल्डी ने किया क्या? गैरिबल्डी ने बहुत सारे लोग जमा करे, बहुत सारे उनमें से कुछ सोल्जर्स, कुछ नॉर्मल लोग, उनको जमा किया और हमला कर दिया किस पे? साउथ पे। इटली के जो साउथ के एरिया से जहां पर दूसरे दूसरे लोग राज करा करते थे, वहां पर उसने हमला कर दिया। ठीक है। कैप्चर्ड साउथ इटली, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। ठीक है, मैप में देख सकते हो तुम। तो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज और साउथ इटली पूरे उस पे उसने कब्जा कर लिया। ठीक है। सपोर्टेड बाय पेजेंट्स, उसकी फौज मेनली कौन थी? पेजेंट्स, किसान। ठीक है। लेटर हैंडेड ओवर टेरिटरीज टू किंग। इतना वो धुरंधर था कि उसने पूरे साउथ इटली पर कब्जा किया और खुद राजा बनने के बजाय इटली के जो उस टाइम सार्डिनिया पार्टमाउंट के राजा थे उसको दे दिया पूरा, कि आप इस पे राज करिए, पूरा एक यूनिफाइड इटली बना दिया। और इसके बाद क्या हुआ? यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इमानुअल द सेकंड ने, सेकंड बन गए क्या? किंग ऑफ इटली। फाइनली इमानुअल को साउथ, तो साउथ इटली तो इसने गरीबल्डी ने कॉन्कर करके दे दिया, कब्जा करके दे दिया। नॉर्थ में ये जंग जीत गए, तो नॉर्थ भी इनको मिल गया, साउथ भी इनको मिल गया, बीच में तो ये है ना। तो पूरा इटली इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। इटली बिकेम अ नेशन स्टेट फाइनली। रोम ने भी ज्वाइन कर लिया और इटली क्या बन गया? एक नेशन स्टेट बन गया। अब इटालियन यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन जो है उसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। क्या थी? लिमिट्स ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन, कॉमन पीपल अनअवेयर ऑफ नेशनलिज्म, हाई लिटरेसी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड नॉर्थ साउथ डिवाइड। इटली में जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि एक तो बहुत सारे लोग जो थे वो इलिटरेट थे, उसके अलावा नॉर्थ साउथ का डिवाइड होता था, कुछ जगहें डेवलप होती थी, कुछ जगहें बिल्कुल डेवलप नहीं हो रही थी, है ना। कुछ जगहों पे ध्यान दिया जाता था, कुछ जगहों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ठीक है। कॉमन पीपल अनअवेयर ऑफ नेशनलिज्म, जो एक आम आदमी है उसको ज्यादा मतलब नहीं होता था नेशनलिज्म वैशनलिज्म से, अनटिल अनलेस कोई जाए उनको समझाए। ज्यादातर जो पॉपुलेशन थी वो अपने काम से काम रखती थी, उनको मतलब नहीं कौन राज कर रहा है, कौन सा लैंग्वेज बोलने वाला राज कर रहा है, वो अपने मतलब नहीं रखते थे। तो नेशनलिज्म जो है वो मासेस तक नहीं पहुंचा था इटली में, है ना। ठीक है, लेट्स गो ऑन। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन एक ऐसा मजेदार केस है जो हिस्टोरियंस को या फिर पॉलिटिकल एनालिस्ट को बहुत परेशान करता है, क्योंकि ब्रिटेन सारे देशों में ना कोई अपराइजिंग, कोई ना कोई रेवोल्यूशन, कोई ना कोई नेशनलिस्ट डिमांड, कुछ ना कुछ हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि होता ये था, पहले राजा होते थे, जब राजा से ही कहा जाता था कि देखो हमें भी पावर दो, डेमोक्रेसी लेके आओ, नेशन बनाओ, तो राजा अक्सर जो थे वो मना कर देते थे। जब मना कर देते थे तो फिर क्या होता था? जंग होती थी, रेवोल्यूशन आता था, रिवॉल्ट्स होते थे। ब्रिटेन एक बड़ा मजेदार केस है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में कोई इस तरह का रेबेलियन, कोई इस तरह का रिवॉल्ट, कोई इस तरह की अपराइजिंग कुछ भी नहीं हुई ब्रिटेन में। हल्के 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 राजाओं ने खुद ही एक नेशन स्टेट बनाने का ऑर्डर दे दिया, हल्के हल्के वो खुद ही डेमोक्रेसी बन गए, है ना। व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहते हैं इसको। नो सडन रेवोल्यूशन, कोई खास रेवोल्यूशन तो हुआ नहीं। ग्रेजुअल फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट, खुद ही यूनाइटेड किंगडम जो है क्या बन गया? एक नेशन स्टेट बन गया। यूके होता था पहले, ब्रिटिश एम्पायर होता था, है ना, वो क्या बन गया? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है। इंग्लैंड डोमिनेटेड ब्रिटिश आइल्स। इंग्लैंड जो होता था इसमें, अच्छा ये देख लो, ये पार्ट जो है ना इतना, ये इंग्लैंड है, ये आयरलैंड है और ये स्कॉटलैंड है। ठीक है। तो ये मिला के क्या बनता है? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ये मिला के बनता है। तो इसमें इंग्लैंड जो ये वाला पार्ट है, लंदन यहाँ पर है, नीचे कहीं है, इधर ही कहीं है लंदन है। तो ये जो पार्ट है ये डोमिनेट करता था पूरे उस पे, जाहिर सी बात है क्योंकि ये सेंट्रल होता था। तो इंग्लैंड जो है वो डोमिनेट करता था यूनाइटेड किंगडम पे। ठीक है, या फिर जो ब्रिटिश एम्पायर है उस पे। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, कब बना यूनाइटेड किंगडम? एक्ट ऑफ यूनियन 1707। 1707 में क्या बना? यूनाइटेड किंगडम बना। और इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड, इंग्लैंड ये है, इंग्लैंड और ये है स्कॉटलैंड और ये है आयरलैंड। ठीक है। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड तो जुड़ गए चुपचाप, मगर आयरलैंड ने कहा कि भाई हम तो नहीं जोड़ेंगे, तो उन्होंने दो थप्पड़ मार के आयरलैंड को भी जोड़ लिया। ठीक है, 1801 में। उसके बाद क्या हुआ? ब्रिटिश नेशन क्रिएट, फाइनली ब्रिटिश नेशन बना लिया गया। सप्रेशन ऑफ अदर कल्चर, बहुत सारे कल्चर्स को उस टाइम पर जो है सप्रेस किया गया, क्योंकि अंग्रेज जो थे यहाँ पर, इंग्लैंड इंग्लिश लोग रहते थे, यहाँ स्कॉटिश रहते थे, यहाँ पे आयरिश रहते थे। तो जो इंग्लिश होते थे दूसरे कल्चर्स को, जैसे स्कॉटिश हो गए, या फिर जैसे यहाँ पर वेल्श भी एक कल्चर होता था, वो भी रहते थे, आयरिश रहते थे, तो उनको वो क्या करते थे? उनको प्रॉब्लम करते थे, उनको कहते थे कि भाई एक ही कल्चर चलेगा यहाँ पे, इंग्लिश। तो जो दूसरे कल्चर के लोग होते थे, दूसरे डायलेक्ट्स के लोग होते थे, उनको बुरा लगता था वो चीज, है ना, सप्रेस किया जाता था उनको, स्कॉटिश को और आयरिश को, है ना, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज को इम्पोज किया जा रहा है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कुछ की एग्जाम्पल्स। ठीक है, वो क्या है? बिस्मार्क,
आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। हमने ऑटो वन बिस्मार्क को पढ़ा था। तो ऑटो वन बिस्मार्क जो है ना, उसका एक टाइटल है, वो क्या है, आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। याद कर लेना, बहुत 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 आता है। हु इज कॉल्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, तो क्या नाम देंगे, ऑटो वन बिस्मार्क। या फिर अगर आ गया ऑटो वन बिस्मार्क जो था, उसका टाइटल क्या था, आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। वो उसने खुद बनाया था बैठ के कि जर्मनी कैसे जोड़ेगा, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। ठीक है। केवोर कौन था, सेम जैसे बिस्मार्क था जर्मनी में, वैसे ही केवोर कौन था, इटली में। ठीक है, इटालियन डिप्लोमेट, वही उसका रोल था। वो चीफ मिनिस्टर था अपने इटली में, और उसने भी हेल्प करी पूरे इलाके पे कब्जा करने में, किसको, अपने किंग को, इमानुएल द सेकंड को। गरीबल्डी कौन था, मास रेवोल्यूशनरी बहुत सारे लोगों को जमा किया, साउथ इटली को कॉन्कर किया और किंग को लाके दे दिया। ठीक है। उसके अलावा जंकर्स याद होगा तुम्हें, मैंने बताया था जंकर्स कौन होते हैं। जंकर्स कौन होते हैं, जो जमीन ओन करने वाले लैंड ओनिंग एलिट्स होते थे, कहां पर, प्रशिया में। उनको क्या कहते हैं, जंकर्स कहते हैं। ठीक है। अब एक चीज है विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइजिंग द नेशन या फिर पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेशन, क्या मतलब है इस बात का। लोगों को समझ में आया कि जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये गरीब इंसान को नहीं, या जो किसान है, जो पेजेंट है, उसको कैसे समझाया जाए। क्योंकि जो किसान है, जो पेजेंट है, वो जाहिर सी बात है पढ़ा लिखा तो नहीं है। तो उसको तुम पैम्फलेट्स या न्यूज़पेपर्स या किताबें तो नहीं दे सकते, है ना, और जा जाके समझाना भी बहुत मुश्किल है। तो अब सवाल ये बना है, लोगों को कैसे समझाया जाए कि नेशन जैसी कोई चीज होती है। क्योंकि एक एवरेज पेजेंट को तो पता नहीं था, हमने अभी पढ़ा था कि इटली में तो लोगों को पता ही नहीं था नेशनलिज्म क्या होता है। तो एक एवरेज पेजेंट को तो पता ही नहीं है कि नेशनलिज्म क्या है, नेशन क्या है, तो उसको तुम कैसे बताओगे। आइडिया क्या दिया गया, आइडिया दिया गया कि नेशन को नेशन की तरह मत दिखाओ, नेशन को दिखाओ किसी इंसान की तरह। इसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, पर्सन से बना है पर्सोनिफिकेशन, कि किसी चीज जो इंसान नहीं है, है ना, कोई चीज जो इंसान नहीं है उसको मैं इंसान की तरह जो है बना दूं, इसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो हम क्या करते हैं, नेशंस को इंसान की तरह ट्रीट करते हैं, नेशन को इंसान बना देते हैं। ये कहते हैं कि जैसे इंडिया एक कंट्री है ना, कंट्री नहीं, इंडिया एक इंसान है। ठीक है। या फिर जर्मनी, जर्मनी का हमने क्या बनाया, जर्मेनिया बना दिया। यूएसए के लिए हमने बना दिया, फ्रांस के लिए बना दिया, यूरोप के लिए बना दिया, ये इसके लिए बना दिया, बेल्जियम के लिए बना दिया, क्रोएशिया के लिए बना दिया। ठीक है। तो हर कंट्री की एक तरह से चिन्ह बना दिया एक इंसान को। ठीक है। इंसान इसलिए बना दिया ताकि जो एक पेजेंट है, उसको जब तुम पैम्फलेट्स बांटो तो उसको समझ में आ जाए, वो रिलेट कर पाए, वो इंसान देखेगा तो वो रिलेट कर पाएगा, है ना। ठीक है। नीड टू विजुअलाइज, विजुअलाइज मैंने बता दिया। डिफिकल्ट टू इमेजिन विदाउट सिंबल्स, क्योंकि सिंबल के बिना इमेजिन करना बहुत मुश्किल होता है। विजुअल रिप्रेजेंटेशंस हेल्प पीपल फील कनेक्टेड, डेवलप नेशनल आइडेंटिटी। विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो था वो हेल्प करता था लोगों को किस चीज में, नेशनल आइडेंटिटी बनाने में, है ना। लोग उससे देखते थे, उसको कनेक्टेड फील होते थे। वो देखते थे किसी भी पर्सोनिफिकेशन को तो कनेक्टेड फील होते थे, है ना। एलिगरी ऑफ अ नेशन, एलिगरी मीन चिन्ह को कहते हैं, निशान, जैसे चिन्ह होता है ना, निशान या फिर सिंबल, उसका एलिगरी कहते हैं। नेशन रिप्रेजेंटेड एज अ फीमेल फिगर। अगर तुम देखोगे तो ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में जो नेशन होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एज अ फीमेल फिगर रिप्रेजेंट किया जाता है ना। जैसे यहाँ पर हमें ब्रिटेन, ब्रिटेन जो है ना, को एक फीमेल, ब्रिटानिया जो है उसको एक फीमेल फिगर की तरह से दिखाया गया है ना। नेशन रिप्रेजेंटेड एज फीमेल एलिगरी सिंबलाइज्ड लिबर्टी, जस्टिस एंड यूनिटी। याद कर लेना, फीमेल एलिगरी जो है, जो फीमेल सिंबल है, जो फीमेल को हमने कंट्री की तरह दिखाया है, वो क्या सिंबलाइज करता था, लिबर्टी, जस्टिस और यूनिटी, है ना। लिबर्टी मतलब आजादी, जस्टिस मतलब इंसाफ, और यूनिटी मतलब तो यूनिटी, है ना। पॉपुलर इन यूरोप ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में फिर से तुमको याद दिला दूं, मतलब होता है 1800। 19th सेंचुरी मतलब होता है 1800। ठीक है, जो सेंचुरी होती है उससे एक कम, ठीक है। तो इन 1800s में एलिगरीज बनना स्टार्ट हुई, सिंबल्स बनना स्टार्ट हुए, पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेशन स्टार्ट हुआ, कि देशों को इंसान की तरह हम देखें, देशों को एक अपनी तरह से देखें। ठीक है, इट्स गॉन। एक जो बहुत कॉमन एलिगरी है वो क्या है, मैरियान ऑफ फ्रांस। ठीक है, फ्रांस वालों ने अपनी जो परसों अपने कंट्री को किस तरह से देखा, मैरियान की तरह देखा। मैरियान क्या है, एक कॉमन नाम है फ्रांस का। अब क्योंकि कॉमन नाम है फ्रांस का, तो इन लोगों ने इस नाम को चूज किया, किसको, मैरियान को बनाने के लिए, ताकि एक एवरेज इंसान, एक एवरेज आदमी है, एक एवरेज औरत जब उसको देखे तो वो उससे कनेक्ट फील कर पाए, वो उससे ये समझ पाए कि ये हमारी तरह कुछ है, ये जो नेशन है ये जिंदा है, ये कोई मुर्दा चीज, जमीन नहीं है सिर्फ, ये कोई जिंदा चीज है ना। फीमेल एलिगरी of France, name taken from common French names, represented रिपब्लिक एंड लिबर्टी, है ना। इसने रिप्रेजेंट किया किस चीज को, रिपब्लिक को और
लिबर्टी को, मतलब आजादी, और रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब हर इंसान को राइट मिलना, ठीक है। उसके अलावा अपेयर्ड इन स्टैचूज, पेंटिंग्स एंड कॉइन्स, स्टैचूज पे मैरियन को बनाने लगे और सिंबल्स में बनाने लगे, कॉइन्स पे मैरियन आने लगी, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे कि ये है क्या। सिंबल ऑफ मैरियन, रेड कैप, सिंबल ऑफ फ्रीडम, इसका जो रेड कैप तुम देख सकते हो वो क्या है, सिंबल ऑफ फ्रीडम। उसके अलावा ट्राई कलर फ्लैग, यहां तुम देख सकते हो ट्राई कलर फ्लैग, मैंने तुमको शुरू में बताया था कि फ्रांस का जो फ्लैग था रेवोल्यूशन से पहले वो क्या था, राजा वाला फ्लैग, राजा की जो पावर को दर्शाए, हटा के उसको क्या कर दिया गया, ट्राई कलर फ्लैग। ट्राई कलर फ्लैग क्यों, ट्राई कलर फ्लैग तीन चीजें दिखाता था, हमने पहले बता दिया था क्या क्या दिखाता था, है ना, यूनिटी, फ्रेटर्निटी। तो ट्राई कलर फ्लैग क्या होता था, उससे नेशनल यूनिटी, हर इंसान उस फ्लैग को यूज करता था, हर इंसान उस फ्लैग को यूज कर सकता था। स्टैचू इरेक्टेड इन पब्लिक प्लेसेस यूज्ड टू रिमाइंड पीपल ऑफ नेशनल आइडियाज, स्टैचूज बनाए गए मैरियन के जगह जगह। उसके अलावा एक और फेमस एलिगरी कौन सी, जर्मेनिया। जर्मेनिया कहाँ की एलिगरी है, कहाँ की वो है, चिन्ह है जर्मनी का। एलिगरी फिगर्ड एज जर्मनी रिप्रेजेंटेड एज स्ट्रॉन्ग एज एंड हीरोइक वुमेन पॉपुलर ड्यूरिंग जर्मन यूनिफिकेशन। जर्मन यूनिफिकेशन के टाइम पे जर्मेनिया को ऐसे दिखाया गया एक बहुत बहादुर और एक बहुत ही जो है ना खतरनाक औरत, जो जर्मनी को रिप्रेजेंट करती है, जर्मनी की स्पिरिट को जो रिप्रेजेंट करती है। सिंबल्स ऑफ जर्मेनिया, अगर तुम इसके सिंबल्स को देखो तो यहाँ पर हमेशा एक स्वॉर्ड होती है इसके साथ, है ना, ये दिखाने के लिए कि वी आर ऑलवेज रेडी टू फाइट, है ना। उसके अलावा ब्लैक एंड गोल्डन फ्लैग, इसका कोई राजा वाला फ्लैग नहीं, ब्लैक और गोल्डन फ्लैग यहाँ पर होता है, क्यों, ये दिखाने के लिए कि ये नेशन है, ठीक है। ठीक है, अब ये जरूरी है समझना कि एलिगरीज जो होती हैं वो रियल नहीं होती है, कंट्री जो है वो सच में एक और फिगर नहीं है, वो एक बेसिकली एक स्टेट एंटिटी है जो लोगों से बाइंड हुआ है ना, लोगों से, एक देश लोगों से, लोग जो है वो देश से है। ठीक है, एलिगरी आइडियलाइज्ड इमेजेस, रियल नेशंस फुल ऑफ इनइक्वालिटीज येट एलिगरीज क्रिएटेड इमोशनल यूनिटी। जनरली बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी होती है, जैसे हमने इटली में पढ़ा था, बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी थी, नॉर्थ साउथ बेस्ड, है ना। येट इनइक्वालिटीज के बाद, इन डिफरेंसेस के बाद भी एलिगरी से फायदा होता था कि दूर दराज के लोग जो एक दूसरे से बहुत अलग है, वो भी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील करते थे, ये समझते थे हम भी इसी कंट्री का पार्ट है, अगला बंदा जो बहुत दूर रह रहा है वो भी इसी कंट्री का पार्ट। तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती थी, तो यूनिफिकेशन, यूनिटी बहुत आसान हो गया। नेशनलिज्म थ्रू आर्ट, पेंटिंग्स यूज्ड टू ग्लोरीफाई नेशंस एंड प्रमोट यूनिटी, पेंटिंग्स का इस्तेमाल किया, आर्ट का या फिर पोएम्स का या फिर सॉन्ग्स का, इन सब का मैं तुम्हें बता चुका हूँ इस्तेमाल होता था नेशनलिज्म के प्रमोशन में। हिस्टोरिकल इवेंट्स reimagined एज नेशनल सिंबल्स। ओके, लेट्स गो ऑन। प्रिंट कल्चर एंड नेशनलिज्म, प्रिंट कल्चर का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे नेशनलिज्म वाले फियास्को में। क्यों है जरूरी प्रिंट कल्चर, क्योंकि प्रिंट कल्चर ही से जो जितनी भी चीजें हो, जितनी भी अपराइजिंग्स हो रही थी, ये प्रिंट कल्चर से ही मासेस तक पहुंच पा रही थी चीजें, है ना। प्रिंट कल्चर से ही लोग एजुकेट हो पा रहे थे, जितने भी हो पा रहे थे वो प्रिंट कल्चर से ही हो पा रहे थे, कि आखिर नेशनलिज्म की जरूरत क्यों है, आखिर रिपब्लिकन आइडियाज की जरूरत क्यों है, आखिर डेमोक्रेसी की जरूरत क्यों है ना। ये सब लोगों को कैसे पता चल पा रहा था, प्रिंट कल्चर के थ्रू। प्रिंट होती थी, किताबें लोगों के पास पहुंचती थी, या फिर पैम्फलेट्स प्रिंट होते थे, है ना। तो उसी को लोग पढ़ पढ़ के, जित बहुत, वैसे तो बहुत कम लिटरेट पॉपुलेशन थी, पर जितने भी पढ़ पाते थे वो प्रिंट कल्चर की वजह से ही पढ़ पाते थे, कि प्रिंटिंग प्रेस उस टाइम तक स्टार्ट हो गई थी यूरोप में। न्यूज़पेपर्स होते थे, पोस्टर्स होते थे, पैम्फलेट्स होते थे, है ना। जो नेशनलिस्ट आइडियाज हैं वो ज्यादातर इससे कॉमन होते थे। ऑल्दो ये चीजें ज्यादातर तुम देखो अर्बन पॉपुलेशन में ही होती थी, है ना, अर्बन पॉपुलेशन और एजुकेटेड मिडिल क्लास। जो ये न्यूज़पेपर, पोस्टर्स, पैम्फलेट्स हैं, ये गांव तक अभी नहीं पहुंचे थे, क्योंकि मैं बता चुका हूँ लिटरेट पॉपुलेशन बहुत कम थी उस टाइम तक भी, यूरोप में भी। ठीक है, रोल ऑफ आर्टिस्ट बता चुके हैं कि आर्टिस्ट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है ना, पोएम्स में, और क्या कहते हैं, सॉन्ग्स में, है ना, पेंटिंग्स में, सब में इनका बहुत रोल है, किसमें, नेशन बिल्डर्स में और शेपिंग पब्लिक ओपिनियन में। इम्पैक्ट ऑफ विजुअल नेशनलिज्म हेल्प पीपल, इम्पैक्ट ऑफ विजुअल नेशनलिज्म फिर बता चुका हूं मैं, वो लोग जो देख नहीं सकते, जो पढ़ नहीं सकते, है ना, जो कोई चीज रीड नहीं कर सकते, विजुअल नेशनलिज्म उनके लिए जर्मेनिया की इमेज बना देना, मैरियान की इमेज बना देना, जब वो देखते हैं तो उनको समझ में आता है कि क्या चीज है ना। अगर उनको समझ ही नहीं आएगा, कुछ लिखा हुआ आएगा अपनी लैंग्वेज में, पढ़ना आता नहीं तो क्या फायदा। तो विजुअल नेशनलिज्म से ये फायदा हुआ कि लोगों को समझ में आता है कि वो है क्या, जो पढ़ नहीं सकता वो भी। ठीक है, अब आता है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। आखिर इंपीरियलिज्म क्या है नेशनलिज्म से, तो नेशनलिज्म का ही तुम समझो एक बहुत ही एक्सट्रीम वर्जन है इंपीरियलिज्म, है ना। नेशनलिज्म चेंज इट्स नेचर इन द लेट 19th सेंचुरी, लेट 19 मतलब 1800s का एंड होते हुए, 18 लेट से 1880 या फिर 90, है ना।
ये क्या है, लेट 18th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी, जब 1800 एंड हो रहे थे तब नेशनलिज्म और जो है एक्सट्रीम हो गया। कैसे बन गया, इंपीरियलिज्म बिकेम लिंक्ड विद इंपीरियलिज्म एंड मिलिटरिज्म। अब लोगों को लगने लगा कि देखो भाई, अगर हम नेशनलिस्ट हैं, हमारी कंट्री, तो इसका मतलब है हम जो है वो दूसरों पे क्यों ना हमला करें, है ना, हम दूसरों को क्यों ना मारें, हम पूरी दुनिया पे कब्जा क्यों ना कर लें, पूरी दुनिया, जैसे जर्मन थे, उनको ये लगता था कि अगर हम इतने ही अच्छे हैं, अगर इतना ही हमें अपने देश है, तो हम पूरी दुनिया को जर्मन क्यों ना बना दें, है ना। तो नेशनलिज्म क्या बन गया यहाँ पर, इंपीरियलिज्म बन गया, है ना। मिलिटरिज्म, मिलिटरिज्म, कि सब लोग जो है फौज में आओ, दूसरे जो देश है उन पर हमला करो, और शहरों पर कब्जा करो, और शहरों पर कब्जा करो, इसलिए हमने इतनी सारी वर्ल्ड वॉर्स भी देखी है। ठीक है। मीनिंग ऑफ इंपीरियलिज्म, पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ नेशंस पावर ओवर अदर रीजन्स। इंपीरियलिज्म का क्या मतलब है, एक देश की पावर दूसरे देश पर एक्सर्ट करना, है ना। एक देश अपने अपने ऊपर खर्च करने के बजाय खर्च किस पे करे, दूसरे पे हमला करने के लिए, इसको क्या कहते हैं, इंपीरियलिज्म। एक एक्सट्रीम वर्जन है नेशनलिज्म का। अचीव्ड थ्रू मिलिट्री फोर्स, पॉलिटिकल डोमिनेशन एंड इकोनॉमिक कंट्रोल। देश क्या करते हैं तुम देखो, तो देश क्या करते हैं, या तो दूसरे देश पे हमला कर देते हैं सिंपली, या फिर पॉलिटिकली डोमिनेट करते हैं। कैसे करते हैं, एक देश दूसरे देश को बताता है कि तुम ऐसा मत करो, ऐसे करो, है ना, तो इसको कहते हैं पॉलिटिकल डोमिनेशन। या फिर इकोनॉमिक डोमिनेशन, इकोनॉमिक डोमिनेशन कैसे होता है, कि तुम सैंक्शंस लगा दो किसी कंट्री पे, है ना, ये टैरिफ्स लगा दो, ये इकोनॉमिक डोमिनेशन होता है, जब एक बड़ा कंट्री दूसरे कंट्री पे लगा देता है ना। स्ट्रॉन्गर नेशंस डोमिनेटेड वीकर वंस, ये इंपीरियलिज्म एक ऐसी चीज है जो हम आज भी दुनिया में बहुत ज्यादा देखते हैं, है ना। यहाँ पर एक इमेज बनी हुई है कि कैसे सिर्फ कुछ कंट्रीज जो हैं वो पूरे दुनिया को अपने आपस में बांट रहे थे इस टाइम पर, है ना, क्योंकि इनके पास मिलिट्री थी, इनके पास पैसा था, तो ये दूसरी दुनिया पे कब्जा करने का सोचते थे, कैसे हम पूरी दुनिया को आपस में बांट लें। देखो जर्मनी जो है ये अफ्रीका पे कब्जा करना चाह रहा है ना, ये रशिया जो है ये एशिया में घुस रहा है, ब्रिटेन जो है इसने इंडिया पे कब्जा जमा रखा है ना। लेट्स गो हेड। नेशनलिज्म टेक्स एन अग्रेसिव टर्न, नेशनलिज्म जो था वहां उसने कौन सा टर्न लिया, एक अग्रेसिव टर्न लिया यहाँ पर। अर्लियर जो नेशनलिज्म आया था, मैंने बताया था, किस चीज को प्रमोट करता था, लिबरलिज्म को। हल्के हल्के वो किधर चला गया, कंजर्वेटिज्म की तरफ। अब कंजर्वेटिज्म से किधर आ गया, इंपीरियलिज्म की तरफ, अग्रेसिवनेस की तरफ, अटैक करो, इस पे हमला करो, इस पे हमला करो, है ना। बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड यूनिटी स्टार्टिंग में, लेटर इट बिकेम बेस्ड ऑन सुपीरियोरिटी। अब क्या, पहले तो लोग ये हो रहा था कि भाई तुम भी जर्मन, मैं भी जर्मन, हम सब जर्मन, अच्छी चीज है। अब क्या हुआ, अब क्योंकि हम सब जर्मन है, जर्मनी अच्छा है, इसका मतलब सब बेकार है, हम सबसे अच्छे हैं, है ना। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होने लगा कंट्रीज में। फ्रांस वाले कह रहे हैं हम सबसे अच्छे हैं, जर्मनी वाले कह रहे हैं हम सबसे अच्छे हैं। ठीक, कहते रहो अपने घर में, मगर अगर तुम एक दूसरे का जो है मार दोगे, गोली मार दोगे, तो उससे क्या होगा, है ना। एक्सपेंशन, डोमिनेशन, एक्सपैंड, हर किसी को लगा कि एक्सपैंड करना है, डोमिनेट करना है। नेशनल प्राइड टर्न्ड इनटू शोविनिज्म। नेशनल प्राइड जो थी, जो लोगों के अंदर सबने डेवलप करवाई, नेशनल प्राइड, वो क्या बन गई, शोविनिज्म बन गई। क्या मतलब है शोविनिज्म का, ब्लाइंड एंड अग्रेसिव नेशनलिज्म। ब्लाइंड और अग्रेसिव नेशनलिज्म लोगों के अंदर आने लगा। लोग कहने लगे हमारा कंट्री इस पे हमला क्यों नहीं कर देता, इस पे हमला क्यों नहीं कर देता, है ना। इट लेड टू इनटॉलरेंस, हेट्रेड एंड मोर मिलिटरिज्म, है ना। इनटॉलरेंस, अब क्या हुआ, जर्मनी में जो नॉन जर्मन रह रहे हैं उनको लोग मारने लगे, पीटने लगे, कि तुम नॉन जर्मन क्यों, सब जर्मन हो जाओ, है ना। मेजर इंपीरियलिस्ट पावर्स, अब मेजर इंपीरियलिस्ट पावर्स उस टाइम पर कौन सी थी, सबसे इंपॉर्टेंट ब्रिटेन, सबसे ज्यादा कब्जा तो ब्रिटेन ने कर रखा था। उसके अलावा फ्रांस, उसके अलावा जर्मनी ने की भी कुछ अफ्रीकन कॉलोनीज थी। देखते जब इटली यूनाइट हुआ तो इटली ने भी लीबिया पे कब्जा कर लिया था। ऑस्ट्रिया हंगरी ने भी बहुत सारी जगहों पे कब्जा कर रखा था। दे वर कंपीटिंग फॉर कॉलोनीज, रिसोर्सेज एंड ग्लोबल पावर। ये आपस में लड़ रहे थे, कैसे, अफ्रीका पे कौन कब्जा करेगा, एशिया पे कौन कब्जा करेगा। रशिया और ब्रिटेन लड़ रहे थे कि हम कब्जा करेंगे एशिया पे, या तुम करोगे। अफ्रीका में फ्रांस और ब्रिटेन लड़ रहे थे कि कब्जा कौन करेगा इस पे, अफ्रीका पे, है ना। तो ये आपस में लड़ने लगे कॉलोनियलिज्म की वजह से, है ना। ये सब क्यों हुआ, सब कुछ नेशनल प्राइड और नेशनल एक्सट्रीम एक्सट्रीम शोविनिज्म की वजह से हुआ, है ना। अब एक और नई चीज सुनने को आई, वो क्या है, बाल्कन्स। बाल्कन्स तुमने सुना नहीं होगा। तो बाल्कन्स ये वाला एक रीजन है जो ऑटोमन एम्पायर में पहले आता था, मॉडर्न डे टर्की से ऊपर। आज मॉडर्न डे टर्की, ये येलो में जो है, ये मॉडर्न डे टर्की है ना। इसके ऊपर का जो ये वाला जो एरिया है, इसको क्या कहते हैं, बाल्कन्स कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे अब बने हुए हैं। पहले क्या होता था, यहाँ पर ये पूरा ऑटोमन के अंडर में आता था। जब ऑटोमन जो थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारे, तो ये सारा एरिया उनके पास से चला गया,
और छोटे 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 कंट्रीज बन गए, है ना। कि कौन कौन से कंट्रीज हैं? सर्बिया, बुल्गारिया, ग्रीस, रोमेनिया और बॉस्निया। हमने ग्रीस इंडिपेंडेंस पढ़ा था, ये रहा ग्रीस। कंट्रोल्ड बाय ऑटोमन एम्पायर, नोन एज द पाउडर केग ऑफ यूरोप। पाउडर केग किसे कहते हैं? बारूद को, है ना। बारूद रखा हुआ हो किसी उसमें, उसको कहते हैं पाउडर केग। क्यों कहते थे? क्योंकि मैंने बताया ये ऑटोमन्स थे, है ना। ऑटोमन एम्पायर जो था, टर्क्स थे बेसिकली, टर्किश लोग थे, है ना। उनका पूरा जितना भी तुमको ये कलर्ड दिख रहा है ना यहाँ तक, ये पूरा ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आता था। अब क्योंकि ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आता था, तो कोई ज्यादा इसमें रेबेलियन नहीं कर रहा था, मगर लोगों का जो वो था ना मूड, वो ये था कि अभी हम कुछ सालों में रेबेल करेंगे। इतने सारे यहाँ पर कल्चर के लोग, इतने सारी तरह के लोग रह रहे थे कि सब कह रहे थे कि ये बारूद की तरह रखा हुआ है, जिस दिन ये फटेगा ना उस दिन बहुत सारा वायलेंस हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारी अलग अलग कल्चर एक ही जो है डोमिनेट करे हुए, एक ही गवर्नमेंट जो है डोमिनेट करके उन पे कब्जा किए हुए है। तो लोग इसको कहते हैं पाउडर केक ऑफ यूरोप, कि जब फटेगा ना तो बहुत ज्यादा तबाही हो जाएगी। और ये बात सच भी है। यहाँ पर इस एरिया ने उसके बाद से बहुत ज्यादा वायलेंस देखा है, जब से ऑटोमन्स का वहां पर फॉल आया है। ठीक है। नेशनलिज्म इन द बॉल्कन्स, बॉल्कन्स में भी नेशनलिज्म आया। अब बॉल्कन्स में नेशनलिज्म की प्रॉब्लम ये थी कि क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी स्टेट थी, सब आपस में लड़ने लगे, है ना। Independence nation states, each nation wanted to expand its territory. Conflicts increased rapidly. जब ऑटोमन्स का फॉल हुआ, सारे छोटे छोटे देश बने, सब आपस में लड़ने लगे। सारी छोटी छोटी स्टेट्स आपस में लड़ने लगी। कोई सोच रहा है हमारे हमें ये शहर मिल जाए, सोच रहा है हमें ये रिवर मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें मिल जाए। इतने ज्यादा यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हुए कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। सब क्यों हुआ? क्योंकि हर कंट्री में एक नेशनल प्राइड थी कि हम अपने कंट्री को एक्सपैंड करें। हम बुल्गारिया वाले सोच रहे हैं हम अपनी कंट्री को एक्सपैंड करें, है ना। और वलाकिया वाले सोच रहे हैं हम अपनी कंट्री को एक्सपैंड करें, है ना। ग्रीस सोच रहा है हम अपनी कंट्री को एक्सपैंड करें, अल्बानिया सोच रहा है हम अपनी कंट्री को एक्सपैंड करें। तो इस सब की वजह से इतना ज्यादा यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हुए कि बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ, है ना। इट्स गो ऑन। रोल ऑफ बिग पावर्स ने भी सपोर्ट किया किसको? इंडिपेंडेंस ऑफ द बाल्कन्स को। रशिया सपोर्टेड स्लाविक नेशंस, जो स्लाविक नेशंस थे, ये क्योंकि रशिया से ज्यादा मिलते थे इधर साइड के जो स्लाविक नेशंस थे ना, तो रशिया ने इनको सपोर्ट किया। Russia supported Slavic nations. Germany backed Austria-Hungary. Britain and France wanted balance of power. Rivalries intensified tension. हर कंट्री ने बाल्कन्स में अपना रोल निभाया, है ना। ब्रिटेन वाले अपना किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, फ्रांस वाले अपना किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, रशिया अपना किसी को सपोर्ट कर रहा है ना। और जर्मनी जो है ऑस्ट्रिया हंगरी को सपोर्ट कर रहा है। तो इतना ज्यादा यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो गया। डिक्लाइन ऑटोमन एम्पायर जो था वो विद टाइम जो था डिके होता जा रहा था, सड़ रहा था अंदर से, है ना। तो ऑटोमन कंट्रोल वीकेंड, जो ऑटोमन जो थे कंट्रोल में रखे हुए थे, उसको वो वीक होते जा रहे थे विद टाइम। बाल्कन स्टेट्स डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस, बॉर्डर डिस्प्यूट्स इमर्ज, नो स्टेबल पॉलिटिकल सेटलमेंट। जब ऑटोमन एम्पायर वहां पर कोलैप्स हुआ, उस जगह पर ऑटोमन रूल कोलैप्स हुआ, तो छोटे छोटे देश एकदम जल्दी जल्दी से डिक्लेयर हुए और सब ने एक दूसरे पर हमला करना स्टार्ट कर दिया, है ना। मिलिटरिज्म इन यूरोप, उसके अलावा यूरोप में उस टाइम पर मिलिटरिज्म जो था वो बढ़ ही रहा था, है ना। European nations built large armies, powerful navies, military strength seen as national pride, arms raised, increased fear and suspicion, alliance system, Europe divided into rival groups, triple alliance, triple entente, and conflict risk involving all major power. हो क्या रहा था? क्योंकि नेशनल प्राइड इतनी ज्यादा थी, तो हर कंट्री ज्यादा फौज बना रहा था, हर कंट्री ज्यादा से ज्यादा हथियार बना रहा था। सब ये सोच रहे थे कि जिसके पास ज्यादा बड़ी आर्मी होगी, ज्यादा बड़ी जो है हथियार होंगे, वो उतना ही पावरफुल कंट्री होगा, है ना। लोग इकोनॉमी पे या फिर पर्सनल लिबर्टी से ज्यादा फोकस कर रहे थे आर्मी बिल्डिंग पे। अब क्योंकि इतनी ज्यादा आर्मी बिल्डिंग हो रही थी, तो सब एक दूसरे से सोच रहे थे कि कहीं हम पीछे ना रह जाए, हम पीछे ना रह जाए, हमें कोई ना डोमिनेट कर जाए। सब आर्मी बना रहे थे उस वजह से, है ना। हुआ क्या इसमें? अलायंसेस बनना स्टार्ट हो गई, अलायंसेस। क्योंकि कंट्रीज को इतना आपस में एक दूसरे से शक होने लगा कि उन्होंने अलायंसेस बनाने स्टार्ट कर दी। जो मेजर अलायंसेस कौन सी थी? ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटेट। ठीक है। एनी कॉन्फ्लिक्ट रिस्क इन्वॉल्विंग ऑल मेजर पावर्स। यहीं से हमने जो है वर्ल्ड वॉर वन भी देखी थी। सारे कंट्रीज भरे हुए हैं एकदम हथियार और फौज लिए हुए, सब कोशिश कर रहे हैं दूसरी जगह पर कब्जा करने के लिए, है ना। कौन? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, रिजल्ट ऑफ अग्रेसिव नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म, मिलिटरिज्म एंड अलायंस सिस्टम। अफ्रीका में जर्मनी और ब्रिटेन और फ्रांस जो थे वो लड़ रहे थे कॉलोनीज के लिए। बाल्कन्स में सब अपने 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 कैंडिडेट्स को, अपने अपने छोटे नेशंस को सपोर्ट कर रहे थे। रशिया चाह रहा था स्लाविक नेशंस डोमिनेट करते हैं, है ना। सब अपने अपने लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। तो इस वजह से इनका आपस में भी झगड़ा होने लगा, है ना। जर्मनी जो था वो चाहता था कि फ्रांस और ब्रिटेन जो है वो अफ्रीका पूरा उन्हें उससे देते। तो जर्मनी को समझ में आया कि मुझे लड़ना ही पड़ेगा इससे, फ्रांस और ब्रिटेन से, जो खुद अपने आप में बहुत बड़े एम्पायर से, है ना।
कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वॉर, massive loss of life, destruction of economies, collapse of Ottoman Empire, Austro-Hungarian Empire, redrawing of national borders। हुआ क्या फाइनली ये हुआ कि जर्मनी ने अलायंस बनाया किससे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर, इन्होंने अलायंस बनाया किसके अगेंस्ट? रशिया, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, मेन ये थे, है ना। बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ने भी वॉर ज्वाइन करी, और हार कौन गया? ये वाला जो ग्रुप था, ये वॉर हार गया। जो एक्सेस था ना, वो पावर हार गया। एलाइज जो थे वो ये वॉर जीत गए, वर्ल्ड वॉर 1, है ना। वर्ल्ड वॉर 1 जीतने के बाद खत्म क्या हुआ? ऑटोमन एम्पायर पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर जो था, ये पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया। ऑटोमन एम्पायर पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया। नए नए नेशंस बनने को आए, है ना, नए नए कंट्रीज बने उसके बाद। ठीक है, बहुत सारे लोग इस वॉर में मरे, बहुत सारे लोग इस वॉर में मरे, क्योंकि इस सब नेशन जो थे तैयार बैठे थे कई साल से कि हमें मौका मिले हम मारेंगे, हमें मौका मिले हम मारेंगे। सब आर्मीज बना रहे हैं, सब हथियार जमा कर रहे हैं, है ना। बिकेम अ कॉज ऑफ वायलेंस, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, डेंजर्स ऑफ एक्सट्रीम नेशनलिज्म। ठीक है, शोड डेंजर्स ऑफ एक्सट्रीम नेशनलिज्म। ठीक है, इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट ने दिखाया है कि क्या होता है जब एक कंट्री में एक्सट्रीम नेशनलिज्म, जो शोविनिज्म है, जो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, जब ये आता है किसी देश में, तो इसका क्या नतीजा आता है, ये दिखाया, देखने को मिला हमें इससे, है ना। अब दोबारा से की एग्जाम टर्म्स यहाँ पर हम कुछ कर लेते हैं, कौन कौन से। नेशन, सबसे पहले एक नेशन क्या होता है? अ कम्युनिटी ऑफ पीपल शेयरिंग कॉमन आइडेंटिटी, है ना। अ कम्युनिटी ऑफ पीपल शेयरिंग कॉमन आइडेंटिटी क्या होता है? नेशन होता है। उसके अलावा नेशन स्टेट क्या होता है? अ स्टेट वेयर सिटीजन शेयर अ कॉमन आइडेंटिटी। एक नेशन स्टेट क्या होती है? बहुत सारे लोग वो माने कि हम उस कंट्री का पार्ट है, तो वो एक कंट्री होता है ना। नेशनलिज्म, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग टू अ नेशन, जब बहुत सारे लोग कलेक्टिवली बिलोंग करते हैं एक कंट्री में, तो फीलिंग होती है उनके अंदर कलेक्टिव बिलोंगिंग की, कि हम सब साथ हैं, एक ये एक देश है। इसको क्या कहते हैं? नेशनलिज्म। ला पाट्री है, द फादरलैंड, है ना। फ्रेंच वर्ड है, फ्रांस वालों ने दिया था किसको? किसको? जैसे हम कहते हैं मातृभूमि, तो वे वो क्या कहते हैं? हमारे पिता पिता है, ये जो कंट्री है हमारे फादर है, तो वो क्या कहते थे इसको? फादरलैंड। फादरलैंड मतलब ला पात्री है। उसके अलावा ले सिटोयन, है ना, द सिटीजन। सिटीजन मतलब जो भी उस देश में रह रहा है। सॉवरेनिटी, सुप्रीम पावर ऑफ द पीपल। सॉवरेनिटी मतलब क्या है? उस कंट्री की सुप्रीम पावर, है ना, जो लोगों की जो सुप्रीम पावर है लोगों के पास, उसे क्या कहते हैं? सॉवरेनिटी। नेपोलियनिक कोड, नेपोलियनिक कोड क्या है? जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन जैसी किताब नेपोलियन ने बनाई थी, वो कब बनी थी? 1804 में। उसे क्या कहते हैं? सिविल कोड ऑफ 1804, या फिर नेपोलियनिक कोड। लिबरलिज्म, फ्रीडम एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। लिबरलिज्म क्या मांग रहा था? फ्रीडम, लिबर से आया था, लैटिन वर्ड मींस लिबरल, मींस फ्रीडम, है ना। क्या मांगते थे? फ्रीडम एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। लिबरलिज्म कह रहा था कि कोई सोशल हायरार्की नहीं, किंग नहीं होना चाहिए, चर्च नहीं होना चाहिए, सब इक्वल बिफोर द लॉ है। कंजर्वेटिव्स क्या कह रहे थे? नहीं, सोशल ऑर्डर होना चाहिए, कुछ लॉर्ड्स होने चाहिए, है ना, कुछ किंग्स भी होने चाहिए, कुछ जो है लैंड ओनर्स भी होने चाहिए, है ना। और तो हर तरह वो कह रहे थे कि सोशल हायरार्की होनी चाहिए। लिबरलिज्म उसका उल्टा है। उसके अलावा जोल्वरीन हमने पढ़ा था, जर्मन कस्टम्स यूनियन, जर्मन की कस्टम यूनियन थी, जो किसने बनाई थी? प्रशियन किंग ने बनाई थी, प्रशिया ने बनाई थी ना। प्रशिया को ये था कि हर कोई अलग करेंसी चला रहा है, सारी स्टेट्स अलग करेंसी चला रही हैं जर्मनी के अंदर, है ना, जो बाद में जर्मनी बना था। सबकी अलग करेंसी है, सबके अलग सिस्टम है। उसने कहा नहीं नहीं, सब मिला के एक ही बना लो। उसके अलावा ये कब आया था? 1834 में। कंजर्वेटिज्म, बिलीव इन ट्रेडिशनल एंड मोनार्की, बता दिया मैंने। रेवोल्यूशनरीज, ओपोनेंट्स ऑफ मोनार्की एंड ऑटोक्रेसी। और रेवोल्यूशन पता है सबको कि वो जो बागी जिसको कहते हैं हम, है ना, जो सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए। ठीक है, इस एरा में रेवोल्यूशनरी क्या कह रहे थे कि राजा और ये महाराजा और ये लॉर्ड्स, ये सिस्टम सारा हटाओ। ठीक है, इसके अलावा रोमांटिसिज्म मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में। रोमांटिसिज्म मतलब किसी भी चीज को अच्छा करके बताना, किसी भी चीज को अच्छा करके दिखाना। कल्चरल मूवमेंट प्रोमोटिंग नेशनलिज्म, नेशनलिज्म को एक कल्चरल वो देके प्रोमोट करना दुनिया के सामने, इसको क्या कहते हैं? रोमांटिसिज्म। उसके अलावा क्या आता है? फॉक्स जीस्ट, स्पिरिट ऑफ द पीपल। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जो हमने बताया था कब हुई थी? 1848 में हुई थी। 1848 में हुई थी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। जर्मन नेशनल असेंबली, बहुत सारे लोग जमा हुए थे, उन्होंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। किंग ने मना कर दिया था। सफरेज, राइट टू वोट। सफरेज किसे कहते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, राइट टू वोट, के हर इंसान को जो है वो राइट टू वोट मिलना चाहिए। बिस्मार्क कौन था? ऑटो वन बिस्मार्क, दोबारा से बता दूं, आर्किटेक्ट ऑफ
जर्मन यूनिफिकेशन, आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन कौन? ऑटो वॉन बिस्मार्क। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने जर्मनी का जो मॉडर्न जर्मनी है, जो उस टाइम पर जर्मनी था, उसके जो बॉर्डर था उसने बनाए थे, उसने जर्मनी को जोड़ के पूरी तरीके से बनाया था। ठीक है, उसके बाद कौन आता है? केवोर आता है। केवोर कौन था? डिप्लोमेट ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन। ठीक है, उसने क्या किया था? इटली को, जो ऑटोमन बिस्मार्क ने जर्मनी में किया था, केवोर ने कहां पे किया था? इटली में किया था। उसके बाद कौन? गरीबल्डी। गरीबल्डी ने क्या किया? मास रेवोल्यूशनरी लीडर ऑफ इटली, बहुत सारे लोगों को जमा किया था, साउथ इटली को कॉन्कर करके किंग को लेकर दे दिया था कि ये आप राज करिए। जंकर्स कौन थे? कौन थे जंकर्स? प्रशियन लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी। जो प्रशिया में लैंड ओन करने वाली एरिस्टोक्रेसी थी, जो लैंड ओन करते थे प्रशिया में, उन्हें क्या कहते थे? जंकर्स कहते थे। ठीक है, उसके अलावा एलिगरी। एलिगरी मैंने बताया चिन्ह को कहते हैं, किसी भी चीज का जो निशान होता है उसे कहते हैं एलिगरी कहते हैं। उसके अलावा मैरियन, है ना? मैरियन किसे कहते हैं? एलिगरी ऑफ फ्रांस। हमने बताया था फ्रांस की जो वो है ना, पर्सोनिफिकेशन इमेज जो है, जो औरत फ्रांस को रिप्रेजेंट करती है, उसको, उसका नाम क्या है? मैरियन। जर्मनी में कौन है? जर्मेनिया, है ना? जर्मनी में कौन है? जर्मेनिया। प्रिंट कल्चर, स्प्रेड ऑफ आइडियाज थ्रू प्रिंटेड मटेरियल। प्रिंट से किस तरह से आइडियाज जो हैं वो स्प्रेड होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? प्रिंट कल्चर कहते हैं। उसके अलावा इंपीरियलिज्म, इंपीरियलिज्म हमने पढ़ा था, जब नेशनलिज्म जो है वो एक्सट्रीम अपने उसमें चला जाता है ना, एक्सट्रीम नेशनलिज्म आ जाता है, तब क्या होता है? इंपीरियलिज्म आने लगता है। इंपीरियलिज्म मतलब एक्सपेंशन ऑफ अ नेशंस पावर ओवर अदर्स, अपनी पावर को दूसरे पर थोपना, दूसरे कंट्री पर कब्जा करना, दूसरे कंट्री पर अपना हुक्म चलाना, इसको क्या कहते हैं? इंपीरियलिज्म। उसके अलावा शोविनिज्म, अग्रेसिव और ब्लाइंड नेशनलिज्म, अपने देश के प्रति जो ब्लाइंड नेशनलिज्म, अग्रेसिव नेशनलिज्म, कि हम हर किसी को मार देंगे, हर किसी को ये कर देंगे, ये किसे क्या कहते हैं? शोविनिज्म। इसके बाद क्या होता है? मिलिटरिज्म, ग्लोरिफिकेशन ऑफ मिलिट्री पावर, मिलिट्री पावर को जो ग्लोरी करते हैं ना, कि मिलिट्री, जिस देश में ज्यादा मिलिट्री है वो देश उतना ही पावरफुल है ना, और बाकी चीजें नहीं भाड़ में, इसको क्या कहते हैं? मिलिटरिज्म। और बाल्कन्स हमने बताया था किस एरिया को कहते हैं, इसमें बना हुआ भी है, ये है बाल्कन्स, है ना? बाल्कन्स क्या है? एक एरिया जहां पर पहले ऑटोमन एम्पायर का राज था, और बाद में जब वो टूटा तो वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज बन गए। ईस्टर्न यूरोप में ये आता है, ईस्टर्न, है ना? ईस्टर्न यूरोप का ये एक पार्ट है। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको सेकंड पार्ट पसंद आया होगा। यहाँ पर हमने खत्म किया है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, सेकंड पार्ट भी हो गया इसका। अब हम लेकर आएंगे यहाँ पर आपके लिए हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। जुड़े रहिएगा इस चैनल से। थैंक यू।